नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से आपका जो है एमपीपीएससी का जो 8वीं यूनिट का जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखिए, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में जो यूनिट नंबर 8 है, जिसमें मध्य प्रदेश, आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी जो है समसामयिक घटनाओं को हम लोग यहाँ से डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे। जिसमें पहला जो आपका टॉपिक है आज जो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होने वाले हैं वो प्रस्तुत होने वाले हैं मध्य प्रदेश के संबंध में समसामयिकी। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के संबंध में समसामयिकी, जिसमें हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो देखेंगे मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं। तो मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं पर आज हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट का, और ये कल्याणकारी योजनाएं जो हम मध्य प्रदेश की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कल्याणकारी योजनाओं में। प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं में सबसे पहली जो हमारे सामने योजना जो आ रही है, सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। याद रखिएगा, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस। अब इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये इसका नाम है डेयरी प्लस योजना। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो है देश का हमारे प्रदेश का उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर एक किसान को, है ना, हर एक किसान को जो है डेयरी उत्पादन के लिए, डेयरी उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन को ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है क्या देने का की एक योजना बनाई है, ये मुर्रा भैंस देने की योजना बनाई है। याद रखिएगा, है ना, प्रदेश में किसानों की आय में इससे जो है वृद्धि होगी, किसानों की इनकम दुगनी होगी। पशुपालन करके एक अधिक से अधिक, ताकि किसान हमारे आय अर्जित कर सकें, इसका विशेष जो है ध्यान रखा गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और यहां पर बोला गया है कि ऐसे किसान जो कि पशुपालन लगातार पहले से करते चले आ रहे हैं, उन किसानों को एक मुर्राह भैंस दी जाएगी। और याद रखिएगा, कहा जा रहा है इस मुर्राह भैंस की जो कीमत होगी वो लगभग 2.5 लाख रुपए होगी। कितनी होगी बच्चों? 2.5 लाख रुपए की कीमत वाली भैंस दी जाएगी। याद रखिएगा। अब यहां पर भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं, यहां पर प्रोविजन किए गए हैं। देखिए, एक एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं, इनके लिए इस स्कीम में एक अलग बेनिफिट है, और ओबीसी और जनरल के लिए, ओबीसी और जनरल के लिए अलग बेनिफिट है। जैसे एससी और एसटी को सरकार के द्वारा 70% का अनुदान दिया जाएगा, यानी 70% का डोनेशन देने की योजना है, और ओबीसी और जनरल को 50% का डोनेशन यहां पर दिया जाएगा सरकार के द्वारा, है ना। तो यहां पर आप देखें, 2.5 लाख रुपए में से तकरीबन 62,000 रुपए केवल 62,000 रुपीज केवल एससी एसटी के लोगों को देना है, एससी एसटी के किसानों को देना है। बाकी ओबीसी और जनरल वालों को 50% का डोनेशन यानी 1 लाख कुछ हजार रुपए के देना है। आइए इस योजना को पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने किया मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ। ये चर्चा में है बहुत ज्यादा। 29 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी विकास खंड की पंचायत तालपुरा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का क्या किया है? शुभारंभ किया है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो आप बताओगे सीहोर जिले से किया गया है। कहां से किया गया है बच्चों? सीहोर जिले से किया गया है। अब आपसे अगर ये बोला जाए कि देखिए सीहोर जिला किस संभाग में आता है, तो आप याद रखना भोपाल डिवीजन के अंदर आता है सीहोर जिला। याद रखिएगा। हालांकि बहुत पहले जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, उस समय पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जरूर बन गई थी, लेकिन वो जिला नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, वो एक तहसील थी। इस जिले की तहसील थी, सीहोर जिले की तहसील थी। याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। तो आप याद रखना, भोपाल डिवीजन के अंदर आने वाले सीहोर जिले के बुधनी विकास खंड, है ना। देखिए मैं एक बात बताऊं, जो हमारे मामा जी हैं यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, वो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है चुनाव लड़ने का, वो है बुधनी। याद रखिएगा, बुधनी के वो रहने वाले हैं, और बुधनी की ग्राम पंचायत तालपुरा में
जन सेवा अभियान में डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है किसानों की इनकम को डबल करने के लिए। अब यहां पर इस योजना को अगर डिटेल में हम पढ़ें तो जरा इसको पढ़िए, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को एग्जाम में याद रखने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि डेयरी व्यवसाय से प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि होगी, पशुपालन करके वो अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा, यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चालू किया गया है। 3 जिलों से इसको शुभारंभ किया गया है, जैसे सीहोर से, विदिशा से और रायसेन से। सीहोर, विदिशा और रायसेन से इसको शुरू किया गया है। पहले से ही पशुपालन का जो काम कर रहा है, पशुपालकों को मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में 2 मुर्रा भैंसे, याद रखना पशुपालकों को कितनी मुर्रा भैंसे दी जाएगी, एक नहीं बल्कि 2 मुर्रा भैंसे यहां पर दी जाएगी। याद रखिएगा, इनकी दूध उत्पादन क्षमता 10 लीटर प्रतिदिन की होती है। याद रखना 10 लीटर प्रतिदिन जो है दूध का उत्पादन ये भैंसे करती है। याद रखना, मुर्रा भैंस की लागत आती है लगभग 2.5 लाख रुपए, यानी कि 2,50,000 रुपए। और योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा 75% का अनुदान यहां पर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? लगभग मैंने बताया था 70% के ऊपर का दिया जाएगा, यहां पर 70% के ऊपर यानी 75% का अनुदान यहां पर सीधा सीधा राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और ओबीसी और सामान्य श्रेणी के लोगों को 50% का अनुदान यहां पर दिया जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को लगभग कितने पैसे अपने तरफ से देने होंगे, तो 62,500 रुपए अपने तरफ से देने होंगे। बाकी सारा पैसा जो है राज्य सरकार द्वारा डोनेशन के रूप में वहन किया जाएगा। याद रखिएगा यह बात। पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के लोगों को 1,50,000 रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपए अपने तरफ से लगाना है। बाकी का पैसा जो है किसको लगाना है? राज्य सरकार को लगाना है। याद रखिएगा, इसमें पशुपालकों के आने जाने का व्यय, बीमा आदि की राशि भी शामिल होगी। याद रखिएगा, तो ये पूरा का पूरा एक पूरा प्रोग्राम है ना का। और इस योजना की अगर बात करें, डेयरी प्लस योजना, इससे जो है किसानों का एक रुझान जो है पशुपालन की तरफ भी जाएगा, जिसमें उनको पालने के लिए भैंस दी जाएगी। और आप सभी को पता है कि हमारे देश की आबादी कितनी ज्यादा है और इस देश की इतनी बड़ी आबादी में दूध का उत्पादन कितना कम है। और आजकल एक नई समस्या भी हमें देखने मिल रही है, नकली दूध का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर एक हानिकारक प्रभाव भी डालता है ये नकली दूध, है ना। तो हम नकली दूध से बचें, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन कर सकें। हर एक किसानों को 2 मुर्रा भैंस दी जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हमारे देश का बढ़ेगा। इसमें सरकार भी आपका सहयोग कर रही है और यहां पर भी हमको अनुसूचित जाति और जनजातियों पर को ऊपर उठाने को लेकर हमें एक सरकार का योगदान यहां पर दिखाई दे रहा है। 75% का अनुदान सीधे सीधे सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और ओबीसी और जनरल वालों को भी दूध के उत्पादन में वृद्धि करने की इस स्कीम के तहत जो है यहां पर 50% का योगदान दिया जा रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। यह योजना है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। नाम जैसा नाम वैसा काम, डेयरी प्लस योजना, यानी दूध का उत्पादन प्लस करना है हमको। आई बात आपके समझ में बच्चों? तो चलिए अगली योजना की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है वो स्कीम है देवारण्य योजना। देखिए, मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना चालू की जा रही है। देवारण्य योजना याद रखिएगा, देवारण्य योजना आर्थिक उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों को रोजगार और आजीविका का साधन मिल सकेगा। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे मध्य प्रदेश को एक जनजातीय प्रदेश कहा जाता है, एक ट्राइबल स्टेट कहा जाता है। याद रखिएगा, और जनजातीय क्षेत्र यानी कि जंगलों में रहने वाले ये जनजातीय भाई बहन हैं, इनको जंगल का बेहतर नॉलेज होता है, जंगल में पाई जाने वाली औषधियों का बेहतर नॉलेज होता है। सरकार द्वारा इनके लिए एक रोजगार भी दिया गया है। ये अगर कोई पेड़ पौधे या फिर औषधीय पौधों को अगर सरकार लेकर आते हैं तो सरकार उनको पोर्टल के माध्यम से क्या करेगी? बेचेगी। याद रखिएगा, इस तरह से हमारे आदिवासी भाई बहनों को रोजगार भी अवेलेबल हो पा रहा है। याद रखिए। चलिए आइए देखते हैं इसमें पूरा का पूरा ये योजना क्या है, देवारण्य योजना क्या है।
चलिए देखते हैं। आयुष विभाग द्वारा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा, योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना में जिलों में गठित वन समितियों के अंतर्गत काम करने वाले छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से वनोपज संग्रह का कार्य करवाया जा रहा है। संग्रहित वनोपज या औषधीय पौधों को विक्रय के लिए विभाग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों के ज्ञान डॉक्यूमेंटेशन किए जाने का कार्य भी चल रहा है। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल ने इस कार्य के लिए 4 जिलों का चयन किया है। दोस्तों याद रखना, ये 4 जिलों को जहां से प्रारंभ की जा रही है वो 4 जिले कौन से? एक है मंडला, दूसरा है डिंडोरी, है ना, तीसरा है अनूपपुर और चौथा है शहडोल। ये चारों के चारों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, याद रखिएगा, है ना। और प्रोजेक्ट से जनजातीय क्षेत्रों में वैद्यों के ज्ञान को संग्रहित कर दस्तावेजीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। यानी कि आप देखिएगा, ये जनजातीय भाई बहन जंगलों से जो भी औषधीय पौधे लेकर आएंगे उन पर रिसर्च की जाएगी। अगर वो वास्तविकता में औषधीय पौधे हैं और उनसे हमको बेहतर औषधीय गुण हमको प्राप्त होता है तो उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा, उनको रिकॉर्ड में उन पौधों को शामिल किया जाएगा, जिससे शहरों में रहने वाले, है ना, गांव में रहने वाले व्यक्तियों को चिकित्सीय लाभ बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सके, है ना। तो यहां पर यह चीज की जा रही है। आयुष विभाग द्वारा इस कार्य के लिए बजट भी उपलब्ध कराया गया है। आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास और शोध के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए आयुर्वेद टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें देश के जाने माने शिक्षाविद, शोध विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। अमरकंटक परिक्षेत्र के जनजातीय कृषकों को औषधीय पौधों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन और जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के बीच एक MOU भी साइन किया गया है। तो कुल मिला के यहां पर हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए रोजगार का एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराया गया है। और केवल रोजगार का बेहतर अवसर नहीं, बल्कि आपके और हमारे लिए शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जो है एक चिकित्सीय सुविधा भी यहां पर हमको देखने को मिली है कि अगर हमारे देश में औषधीय ज्ञान में बढ़ोतरी अगर होती है, औषधीय ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो पूरा देश है विश्व के रूप में एक मानक प्रस्तुत कर पाएगा। किस चीज को लेकर? औषधीय ज्ञान को लेकर। याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पुराने चिकित्सक रहे हैं, उन्होंने औषधीय ज्ञान के माध्यम से ही पुराने समय पर लोगों को जो है चिकित्सीय सेवाएं दी है। अगर हम उसी को दोबारा अगर चालू कर पाते हैं तो न सिर्फ हम अपने अद्वितीय इतिहास को दोबारा पैदा कर पाएंगे, बल्कि हम दुनिया के सामने एक मानक भी प्रस्तुत कर पाएंगे अपने आयुर्वेद को लेकर। याद रखिएगा, आयुर्वेद को बढ़ाने को लेकर एक ये कार्यक्रम हुआ, इसी के बहाने हमारे जनजातीय भाई बहनों को बेहतर रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा। याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्कीम के तहत। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना, जिसमें हम 1 लाख गरीबों को लाभान्वित करने का यहां पर टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को मिला मंत्रिपरिषद का समर्थन। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे 1 लाख गरीबों को यहां पर टारगेट किया जा रहा है। क्या है ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना? आइए अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन का कितना विकट समय गुजरा है। अभी कोरोना जैसी महामारी के दौरान जो है लॉकडाउन जो है लगा हुआ था, है ना। और लॉकडाउन के दौरान हमारे प्रदेश से बाहर कार्य कर रहे कुछ मजदूर हैं, कुछ कामगार हैं, जो कि अपना रोजगार छोड़कर अपने अपने घरों पर वापस लौटे। और जब ये वापस लौटे तो इनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं था। ऐसे में बेरोजगार बैठे हमारे देश के ये कारीगर, ये कामगार अपने अपने प्रदेशों में वापस लौटकर आए हैं। तो हमारे प्रदेश के सरकार की, हमारे प्रदेश के मुखिया की यह जिम्मेदारी है कि इनको दोबारा से पुनः इनको जो है रोजगार के अवसर दिए जाएं, बल्कि कहीं और राज्य के बाहर नहीं, बल्कि अपने राज्य के अंदर ही इनको रोजगार के अवसर दिए जाएं, है ना। और रोजगार के अवसर इनको अपने ही राज्य के अंदर देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा हर एक गरीब को 10,000 रुपए का अनुदान राशि दी जा रही है। इस 10,000 राशि के द्वारा वो अपना किसी भी तरह का रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे ठेला अपना कोई सा ओपन कर सकते हैं, छोटा मोटा रोजगार। स्ट्रीट वेंडर स्कीम इसी के तहत आती है। अपना कोई भी
रोड साइड व्यापार जो है वो चालू कर सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी चलती रहे, आमदनी रुके नहीं। इसके तहत जो है आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, इसका नाम ही है पथ विक्रेता ऋण योजना। पथ विक्रेता ऋण योजना सरकार के द्वारा लोन दिया जा रहा है। यहां पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, अनुदान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि क्या दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। आपको इजीली जो है 10,000 रुपए का इंस्टेंट लोन मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपना रोजगार फिर से ओपन कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी। और यहां पर एक पात्रता आप देखिएगा, लगभग उम्र आपकी 18 से 55 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए, पात्र व्यक्तियों की उम्र होनी चाहिए। जुलाई 2020 से लेकर मार्च 2022 तक यह योजना लागू होगी। तकरीबन करीब 14 करोड़ का वार्षिक जो है भार इसमें सरकार को आएगा। तो यहां पर यह चीज आप याद रखना, पथ विक्रेता योजना है ना। तो पथ विक्रेता योजना में आप देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के कारण पथ विक्रेता छोटे छोटे व्यवसायियों का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है ना। हमें हर हालत में उसका काम धंधा चालू करवाना है, भले ही हमें अपने तरफ से पूंजी का व्यय शुरू प्रारंभ में क्यों ना करना पड़े, ठीक है। इसके लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना से शहरी पथ विक्रेताओं एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रेताओं को काम धंधे के लिए 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। याद रखिएगा, इसके द्वारा किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। जो सरकार आपको 10,000 रुपए मुहैया करवा रही है लोन के रूप में, वही 10,000 रुपए चुकाने हैं। इसमें कोई भी ब्याज अतिरिक्त आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, शहरी पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। याद रखना, यह अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आप शहरी पथ विक्रेता योजना जो है इसमें अब प्रदेश में, इसमें पूरे देश में अव्वल कौन सा राज्य रहा, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य अव्वल रहा, जहां देश के 47% प्रकरण स्वीकृत कर लिए गए हैं। प्रदेश में पथ व्यवसायियों के कल्याण और उनको आजीविका चलाने के उचित अवसर देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना 2022 प्रारंभ की गई है। तो यहां पर मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली योजना के तहत। अगली स्कीम क्या कहती है, देखिए अगली जो स्कीम है वो है आपका मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना 2022। मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना 2022। तो यहां पर अपन देखते हैं संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसका अनावरण 26 अप्रैल 2022 से जो है प्रदेश सरकार द्वारा यहां पर किया गया है। तो हम देखते हैं संत रविदास स्वरोजगार 2022 योजना, जो कि लागू की गई है 2023 से 2023 से। आइए जानते हैं इसके प्रमुख की पॉइंट क्या है। देखिए यहां पर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा रविदास जयंती के अवसर पर स्वरोजगार योजना 2022 की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के नागरिकों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए यहां पर जो हमारे ओबीसी के जो युवा हैं, उनको यदि अपना रोजगार, देखिए हमारे देश में बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। इस समस्या से लड़ने के कई तरह के उपाय जो है हमारे प्रदेश की सरकार और हमारे देश की सरकार सोचती है। जैसे फॉर एग्जांपल नौकरी के अवसर उपलब्ध कराती है। ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी के अवसर, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोगों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। और सिर्फ बेरोजगारी दूर करने का साधन केवल नौकरियां ही नहीं होता, बेरोजगारी दूर करने का एक साधन व्यवसाय भी होता है। यदि व्यवसाय अगर युवाओं के द्वारा किया जाता है तो हमारा देश जो है तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है, याद रखिएगा। और इसी लक्ष्य पर ओबीसी के युवा, क्योंकि हमारे देश में एक चीज देखी जाती है कि सर्विस सेक्टर में जो ज्यादातर अगर कोई युवा अगर आगे आ रहा है तो वो ओबीसी के युवा आगे आ रहे हैं। तो ओबीसी के युवाओं के लिए एक ऑप्शन के तौर पर कि भाई उनके लिए सर्विस के अलावा एक ऑप्शन रोजगार का व्यवसाय भी हो सकता है, लेकिन व्यवसाय करने में लगती है आपको पूंजी। और ओबीसी जो कैटेगरी के मैक्सिमम जो युवा हैं,
ये मध्यम वर्गीय परिवार के युवा होते हैं जिनके पास में बहुत ज्यादा पूंजी व्यवसाय के लिए नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है और सरकार ने डिसाइड किया है कि हम अपने ओबीसी के युवाओं को जो है फाइनेंस में मदद करेंगे, जिससे ओबीसी के व्यक्ति, ओबीसी के युवा ना सिर्फ नौकरी में के लिए आगे आए बल्कि व्यवसायी बनने के लिए भी एक कदम अपना आगे बढ़ाएं। अगर फाइनेंशियल जरूरत होती है तो राज्य सरकार उनके साथ पीछे खड़ी है। तो आइए देखते हैं इस स्कीम में क्या दिया हुआ है। पिछड़े वर्ग के नागरिकों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के माध्यम से आवेदकों को, यदि वो मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी चीज का निर्माण करने का, मैन्युफैक्चर करने का अगर वो काम करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर लगभग 5 लाख रुपए तक का लोन सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही दिए जाने वाले लोन की पूरी गारंटी सरकार लेगी। आप याद रखना कि आप अगर अपना व्यवसाय ओपन करना चाहते हैं और अगर आप बैंक जाते हैं तो क्या आपको आसानी से बैंक में लोन मिल जाता है? क्या नहीं मिलता, कोई ना कोई गारंटी आपको रखनी पड़ती है। यहां पर आपको किसी भी तरह की कोई भी गारंटी रखने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद गारंटी ले रही है आपकी, याद रखिएगा, है ना। तो पूरी गारंटी सरकार द्वारा ली जाएगी। 5% ब्याज का अनुदान यहां पर प्रदान भी किया जाएगा, यानी ब्याज की राशि में से जो 5% ब्याज की जो राशि है वो सरकार ही पे करेगी। इसमें 5% राशि ब्याज की राज्य सरकार के द्वारा सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए 25 लाख तक का कूपन, यदि अगर मान लीजिए रिटेल बिजनेस चालू करते हैं आप, है ना, या फिर सर्विस सेक्टर से संबंधित कोई बिजनेस चालू करते हैं, ज्यादा रोजगार जिसमें आप लोगों को यहां पर दे रहे हैं, तो ऐसी हालत में आपको 25 लाख रुपए तक का लोन जो है सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा, याद रखिएगा। और पूरी गारंटी सरकार की रहेगी, 5% ब्याज का अनुदान भी आपको प्राप्त होगा। तो मध्य प्रदेश एमपी संत रविदास स्वरोजगार योजना 2022 के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के अंदर खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए जो है सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों, तो यहां पर याद रखिएगा सरकार की रोजगार को लेकर एक पहल हमको यहां भी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगली जो न्यूज है आपकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बात की जाएगी एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट जो युवा हैं हमारे, उनको रोजगार को लेकर यहां पर बात की जा रही है। शेड्यूल कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। देखिए, आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है संरक्षण प्रदान किया था, आरक्षण प्रदान किया था हमारे दलित जो है शेड्यूल कास्ट जो है लोगों को आरक्षण प्रदान किया था। और उसी आरक्षण को आगे बढ़ाते हुए है ना, भीमराव अंबेडकर के द्वारा रखी गई नींव को आगे बढ़ाते हुए हमारी प्रदेश सरकार ने एक कार्य और किया है कि शेड्यूल कास्ट युवाओं के रोजगार को लेकर। चलिए आगे देखते हैं, इस पूरी की पूरी खबर जानते हैं क्या है ये खबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित वर्ग के नागरिकों को पूर्व में स्थापित यदि इनके द्वारा कोई फैक्ट्री स्थापित की गई है, जो कि कोई सूक्ष्म उद्योग स्थापित किया गया जो एमएसएमई के दायरे में आता है ना, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग में अगर कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। कुल मिला के यदि किसी शेड्यूल कास्ट व्यक्ति की अगर कोई छोटा सा सूक्ष्म या लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है और अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए या उद्योग को संचालित रखने के लिए किसी भी तरह की पूंजी की जरूरत होती है, तो वो पूंजी प्रोवाइड की जाएगी किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, याद रखिएगा। तो एमपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति के नागरिकों के उद्योगों का विकास करने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा यह योजना कार्यशील पूंजी की कमी को भी पूरा करेगी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के नागरिकों का विकास होगा, बल्कि उनके जीवन के स्तर में भी काफी हद तक सुधार आएगा, है ना। तो यहां पर यह बात आपको याद रखना है। आप सभी को पता है कि भीमराव अंबेडकर
हमारे जो है मध्य प्रदेश में ही जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने दलितों के खिलाफ जो शोषण होता था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। और जब ब्रिटिशर्स का शासनकाल चलता था उस शासनकाल के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे दमखम के साथ में जो है शोषित और पीड़ित वर्ग जो है, हम दबा हुआ कुचला हुआ जो वर्ग है, अनुसूचित वर्ग जो है, उनके लिए आरक्षण की मांग की थी, है ना। और उनके आरक्षण की मांग के चलते कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों का कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाता है, उनका आरक्षण दिया जाता है, जिससे उनका समुचित विकास हो पाया है ना। और यहां पर याद रखिएगा उनके लिए भी कल्याणकारी योजनाओं के तहत यहां प्रबंध किया गया है। जो ये योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगली स्कीम यानी अगली योजना की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है स्वरोजगार से जुड़ेंगे अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिली है। कैबिनेट के निर्णय 26 सितंबर 2022 के बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर, और आप देख रहे हैं स्वरोजगार योजना को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। आइए देखते हैं कि ये चर्चा में आखिरकार क्यों है। देखिए 6 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति दी है। कितने योजनाओं की स्वीकृति दी है दोस्तों? 3 योजनाओं की स्वीकृति, जिसमें पहला है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। पहला है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। दूसरा है टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। और तीसरा है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना भी शामिल है। अब यहां पर देखते हैं आखिरकार भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में क्या क्या लाभ लाभार्थियों को मिलेंगे। तो पहला लाभ मिलेगा विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का लोन मिलेगा। 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। तो आप यहां पर देखना, यदि आप विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित यदि कोई भी एक्टिविटी करते हैं, यदि मान लीजिए हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाई का अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है से संबंधित अगर कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है, अगर कोई लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग अगर है, तो उसको संचालित रखने के लिए लगभग कम से कम 1 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए तक का ऋण जो है राज्य सरकार द्वारा यहां पर आपको वहन किया जाएगा। इसके अलावा व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए लोन मिल सकेगा। यदि व्यवसायिक गतिविधि से जुड़े हुए अगर हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाई हैं तो उनको 1,25,000 रुपए तक का ऋण जो है सरकार द्वारा मुहैया करवाया जाएगा और 5% प्रतिवर्ष की दर से दिया जाएगा। यानी कि केवल और केवल जो आपको लोन चुकाना है, किस ब्याज दर पर चुकाना है, मात्र 5% की ब्याज दर पर आपको चुकाना है। यहां पर यह बात आपको याद रखना है कि सामान्य व्यक्ति यदि कोई बैंकों पर लोन लेने के लिए जाता है तो कम से कम 8%, ज्यादा से ज्यादा 10-11% तक लोन जो है बैंकों के द्वारा सामान्य व्यक्ति को अवेलेबल करवाया जाता है। लेकिन सरकारी योजना के तहत आपको जो लोन मिलेगा यहां पर वो 5% मामूली से ब्याज दर पर आपको लोन यहां पर मुहैया उपलब्ध कराया जा रहा है अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहां पर आप देखें जनजातीय भाइयों को लेकर एक खुशखबरी है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के द्वारा। क्योंकि आप यहां पर देखिए लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो या सूक्ष्म उद्योग हो, यहां पर कोई भी उद्योग हो, यहां पर कामगारों को नौकरियां भी मिलती है ना। तो जहां पर जो आपका उद्योग यदि रोजगार के अवसर अगर पैदा कर रहा है तो जाहिर सी बात है सरकार उसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान देगी, क्योंकि आप रोजगार के अवसर अपने क्षेत्र में उपलब्ध करवा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। अगली जो योजना है बेटियों को पढ़ाओ सिखाओ और बनाओ आत्मनिर्भर, यानी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। हम जानेंगे लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बारीक से बारीक पूरे की पॉइंट्स। आइए देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 क्या है। इसका मैं उद्देश्य आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, हम अपने देश की अगर बात करें, प्रदेश की बात तो अभी हम करते ही हैं, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो लिंगानुपात है काफी कम है ना। यहां पर कहीं ना कहीं हमको एक शैक्षणिक अभाव भी नजर आता है। ठीक है, हमें इस गैप को दूर करना है।
पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात लगातार कम है और इस गैप को हमको दूर करना है। और यह गैप दूर किया जा सकता है आपके जो है शिक्षा का विकास करके, है ना, और महिलाओं को, बेटियों की महत्वता के बारे में लोगों को जागरूक करवाया जाए, बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, आगे पढ़ाया जाए, है ना, ताकि हमारा समाज सुधरे, क्योंकि बेटियों से ही हमारा समाज सुधरता है ना। ये बात भी हमको याद रखनी है, ठीक है। एक बेटी एक बेहतर माँ भी होती है, एक बेहतर टीचर भी होती है ना, और एक बेहतर बेटी भी होती है जो कि अपने माँ बाप को सही मार्ग अपने माँ बाप को भी सही मार्ग दिखाती है, अपने बच्चों को भी सही रास्ता दिखाती है, बल्कि शादी के बाद अपने पति को भी सही मार्ग दिखाती है। तो याद रखिएगा, एक बेटी ही हमारे बेहतर कल का निर्माण करती है। इस बात को हमारे समाज को समझना होगा और यही बात समझाने के लिए हमारी राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार समय समय पर कोई ना कोई बेटियों को लेकर कल्याणकारी योजनाएं हमारे सामने लेकर प्रस्तुत होती हैं। और हमारी राज्य सरकार ने भी इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है और वो कदम है लाडली लक्ष्मी योजना। और अब लाडली लक्ष्मी योजना का 2.0 वर्जन भी आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं ये लाडली लक्ष्मी योजना आखिरकार है क्या। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा इस योजना के बारे में कि लाडली लक्ष्मी योजना क्या चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2007 से किया गया था। याद रखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना का बैकग्राउंड कहां से चालू होता है? 2007 से चालू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पात्रता, आपको कब इससे लोन मुहैया कब इससे जो है इस सुविधाओं का लाभ आप ले पाएंगे? यदि 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद जन्मी बालिका हो, बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए, माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। याद रखिएगा, तभी तो मध्य प्रदेश की योजनाओं के तहत आपको जो है यहां पर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल पाएगा। माता पिता इनकम टैक्स के दायरे में ना आते हो, यानी कि माता पिता आयकर दाता ना हो, यानी कि माता पिता की अच्छी आमदनी ना हो, है ना। वो इनकम टैक्स दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम अच्छी खासी है, तब तो जाकर वो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। इनकम टैक्स के दायरे में वो ना आते हो तो सरकार के द्वारा उनको मदद का प्रावधान है। आइए देखते हैं और आगे क्या चीज है, इस योजना के लाभ क्या क्या मिलेंगे। योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाता है। कितने का दिया जाता है बच्चों? 1,18,000 का एक आश्वासन प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 में जैसे ही प्रवेश लेती है, जैसे ही 6ठी कक्षा में प्रवेश लेगी बालिका, तुरंत 2,000 रुपए का जो की राशि यहां पर दी जाएगी। कब बालिका अगर मान लीजिए 9वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो राशि जो है आपको 4,000 रुपए की जो है राशि यहां पर दी जाएगी। अगर कक्षा 11 में बालिका प्रवेश करती है तो 6,000 रुपए की राशि और दी जाएगी, है ना। याद रखिएगा, अब तक यहां पर जो है 2,000, 4,000 और 6,000, 11वीं कक्षा में प्रवेश तक 12,000 रुपए हो चुके हैं। 6,000 रुपए की राशि और दी जाएगी 12वीं कक्षा में प्रवेश के दौरान, यानी 18,000 रुपए की राशि अगर जैसे ही बालिका 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास कंप्लीट करती है, सरकार की तरफ से 18,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दे दी जा चुकी होगी। याद रखिएगा, ताकि बालिका की पढ़ाई में किसी भी तरह का व्यवधान पैदा ना हो, आर्थिक रूप से व्यवधान पैदा ना हो, सरकार के द्वारा यह पूरा दिया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है। अब इसके बाद देखिए, लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं में प्रवेश के बाद जब वो स्नातक की पढ़ाई, स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जब वो एडमिशन लेती है तो प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों पर दी जाती है। 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो भी 2 समान किस्तों पर 12,500 रुपए की 2 समान किस्तें होती है। याद रखना, ये कब कब दी जाएगी? एक तो प्रथम तथा अंतिम, प्रथम वर्ष में दी जाएगी और एक अंतिम वर्ष में दी जाएगी। याद रखिएगा, लाडली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाता है। बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि 1 लाख रुपए का अंतिम भुगतान जो है सरकार के द्वारा यहां पर
किया जाता है। कुल मिला के बालिकाओं को के जन्म से लेकर बालिका के विवाह होते तक, है ना, उसको सक्षम बनाना, उसको अक्षरों का ज्ञान करवाना, उसका भविष्य सुधारना, ये पूरा का पूरा जो है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक पूरा अभियान है, ताकि बालिकाओं का स्तर हमारे राज्य में काफी बेहतर हो सके, लिंगानुपात काफी बेहतर हो सके, शिक्षण स्तर काफी बेहतर हो सके, बालिकाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसको लेकर तत्पर है हमारे प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना स्कीम, जिसका 2.0 वर्जन यहां पर सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं अगली योजना के तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी स्कीम है, अगली जो स्कीम आपके सामने है वो है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना। तो आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले संबल 2.0 जो कि श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आती है, क्या यह योजना है, इस योजना का पूरा क्या डाटा है जरा हम देखते हैं। संबल योजना, संबल 2.0 योजना, देखिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना चालू की गई थी। तो यहां पर आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन तैयार होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन तैयार होता है कि संबल योजना का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था, तो आप बताएंगे 2018 में संबल योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत जो असंगठित रूप से कामगार होते हैं, जो असंगठित रूप से काम करने वाले जो लोग होते हैं, देखिए आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं और मंथली आपको सैलरी मिलती है तो आप एक संगठित जगह कार्य कर रहे हैं, है ना। लेकिन कई ऐसे रोजगार जो है पाने वाले कई ऐसे मजदूर हैं हमारे देश के अंदर जिनका संगठित रूप से काम नहीं है। मतलब कभी काम मिल गया तो ठीक है, कभी नहीं मिला तो भी है, कभी काम मिल जाता है तो कभी नहीं भी मिलता है, कभी ज्यादा मिल जाता है कभी कम मिल जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। असंगठित काम करने वाले इनको कहा जाता है। अब आप ये बताइए, जो असंगठित कामगार जो होते हैं वो अपने भविष्य के लिए क्या जोड़ सकते हैं, अपने भविष्य के लिए क्या बचाएंगे, अपने परिवार को किस तरीके से संचालित करेंगे, तो इनके बारे में भी कहीं ना कहीं हमको सोचने की, हमारी सरकार को सोचने की जरूरत है। और इन्हीं लोगों के लिए संबल योजना की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है। तो आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। अगर मान लीजिए कोई भी श्रमिक व्यक्ति या असंगठित कार्यशील व्यक्ति कि अगर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंत्येष्टि के लिए सरकार जो है सहायता राशि देगी, क्योंकि ऐसे मजदूरों के पास में यदि वो खाली बैठे हैं, इनके पास में पैसे नहीं है, तो भाई मौत मिट्टी का जो सामान, जो अंत्येष्टि का जो पूरा फंड है वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा इनकी आर्थिक मदद की जाती है और अंत्येष्टि सहायता इनके लिए 5,000 रुपए की सरकार द्वारा की जाती है। अगर सामान्य मृत्यु सहायता अगर होती है किसी असंगठित मजदूर की, तो सरकार के द्वारा उनको 2 लाख रुपए का अनुदान राशि यहां पर दी जाती है। अगर दुर्घटना के दौरान अगर मृत्यु होती है असंगठित काम करने वाले व्यक्ति की, तो सरकार के द्वारा उन्हें 4 लाख रुपए की अनुदान राशि यहां पर सरकार द्वारा दी जाती है ना। आंशिक दिव्यांगता अगर हो जाती है, किसी भी दुर्घटनावश अगर आंशिक रूप से दिव्यांग हो जाता है कोई अंग, तो यहां पर उनको 1 लाख रुपए की राशि अन्य और दी जाती है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए स्थायी रूप से अंग भंग हो जाता है या आंशिक रूप से स्थायी रूप से अगर दिव्यांगता अगर आ जाती है, तो उनको 2 लाख रुपए की सहायता राशि जो है यहां पर दी जाती है। योजना में सरलीकरण तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना तथा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नवीन पंजीयन तथा पूर्व में अपात्र किए गए श्रमिकों को पुनः पंजीयन कराने हेतु आवेदन की सुविधा यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, संबल योजना याद रखिएगा। असंगठित रूप से कार्य करने वाले बहुत से मजदूर हमारे प्रदेश में हैं, जिनका जो है ध्यान रखना भी हमारे राज्य सरकार के लिए का एक कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य के तहत ये योजना आती है। याद रखिएगा संबल योजना, क्योंकि याद रखिएगा हमारा बेहतर मजदूर ही बेहतर कल का निर्माण करता है। याद रखिएगा बेहतर मजदूर बेहतर कल का निर्माण करता है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगली योजना की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगली योजना जो है हमारी युवाओं को लेकर अगली योजना हमारे सामने है
और ये योजना जो है मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना। तो आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना। इंटर्नशिप दी जाती है हमारे युवाओं को ताकि वो बेहतर कल का निर्माण कर सकें। आइए देखते हैं इस इंटर्नशिप के तहत क्या दिया जा रहा है। एक स्लोगन भी है आपके लिए, विकास में युवाओं की भागीदारी, सुशासन है हम सबकी जिम्मेदारी, है ना। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें हैं। युवाओं को मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र बनाने का मौका यहां पर मिलेगा। अब देखिए, युवाओं को सबसे पहले तो सरकार के द्वारा प्रशिक्षित यहां पर किया जाना है। यहां पर हम देखते हैं इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं को विकास योजनाओं का कार्यानुभव दिया जाएगा। विकास योजनाओं के कार्य का अनुभव यहां पर दिया जाएगा के माध्यम से 4695 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र कहा जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम इस आर्टिकल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा यहां पर ये जो आर्टिकल उठाया गया है, ये आर्टिकल मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से लाकर आपके सामने यहां पर दिखाया जा रहा है। यहां पर युवा इंटर्नशिप योजना के तहत आपको युवाओं को जो है, युवाओं को कहीं ना कहीं युवाओं को जो है बेहतर कार्य का अनुभव दिया जाएगा ताकि युवा भी सरकारी योजनाओं में सरकार की मदद कर सकें, है ना। तो किस तरह का कौशल दिया जाएगा, देखिए, युवाओं को मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बनने का मौका मिलेगा। जो सरकार की जो भी योजनाएं आती है, सरकार की जो भी स्कीम्स आती हैं, उस स्कीम्स को जनता तक पहुंचाने का कार्य होगा। इसमें इनको जन सेवा मित्र भी कहा जाएगा। आई बात आपके समझ में। विकास योजनाओं के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने का इनको अनुभव मिलेगा। सरकार जो भी विकास योजनाएं निकालती है जनता के लिए, है ना, तो जनता के लिए जो भी विकास योजना निकालती है उसको किस तरह से ग्राउंड लेवल पर जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका लाभ दिलवाया जाए, इसका पूरा एक अनुभव जो है यहां पर आपको दिया जाएगा, युवाओं को दिया जाएगा। युवाओं को मिलेगा विकास खंडों में काम करने का अवसर। यानी आप यहां पर याद रखिएगा, देश के बड़े बड़े उद्योग कहां पर चलते हैं, हमारे बड़े बड़े शहरों में चलते हैं। मंझले शहरों पे मंझले उद्योग चलते हैं और ग्रामीण स्तर पर छोटे शहरों पर जो है सूक्ष्म उद्योग यहां पर चलते हैं, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग चलते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों पर, विकास खंडों पर ऐसे लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देना या इनके बारे सरकारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए इस तरह की योजना जो है युवा इंटर्नशिप योजना दी जाएगी ताकि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके, ताकि लोग जो है सरकारी योजनाओं का उचित लाभ ले सकें। यहां पर ये जो है काम यहां पर दिया जा रहा है। युवकों को भविष्य में रोजगार के मार्ग में इसी तरह के युवा प्रशस्त होंगे। इनको बेहतर तरह से एक स्किल इनको मिल पाएगी, बात करने की बेहतर स्किल इनके पास में आ पाएगी। पब्लिक फील्ड में, पब्लिक के बीच में जाकर उनसे डील करने का एक बेहतर जो है अनुभव इनको हो पाएगा। तो ऐसे ही व्यक्ति बेहतर कल का निर्माण कर पाएंगे। सरकारी योजनाओं या सरकार के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में बेहतर कार्य ये कर पाएंगे। सरकार इनको लेकर युवाओं को एक इंटर्नशिप दे रही है इस योजना के तहत। चलिए आगे देखते हैं हम अगली कोई स्कीम, प्राकृतिक कृषि विकास योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अगली जो स्कीम जो आपके सामने आ रही है, प्राकृतिक कृषि विकास योजना। आप सभी को पता है कि हमारी सरकार दिन ब दिन, हमारी सरकार जो है लोगों को प्राकृतिक कृषि के रूप में अवेयर कर रही है। यानी प्राकृतिक कृषि के रूप में अवेयर कर रही है, यानी ऑर्गेनिक खेती के रूप में अवेयर कर रही है। आपको सभी को जानकारी होगी कि कहीं ना कहीं हम देश का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकलों का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीजों के इस्तेमाल के कारण हमारी फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वही नकारात्मक प्रभाव आपके और हमारे शरीर पर भी दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए हम जो है अपने देश में जो ऑर्गेनिक कृषि जो है, जैविक कृषि जिसको कहा जाता है, इसको बढ़ाने का हमने एक संकल्प लिया है और वो संकल्प जो चालू होता है प्राकृतिक कृषि विकास योजना के माध्यम से। तो आइए जानते हैं इस प्राकृतिक कृषि विकास योजना का क्या पूरा एक प्लानिंग है। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना की अगर हम बात करें तो इसका कुछ उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार प्रसार हेतु कृषकों को एक देसी गाय के पालन पर अनुदान और प्रत्येक जिले के 100 ग्रामों में प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ करना, है ना। इसका उद्देश्य है हर एक किसान जो है कम से कम एक देसी गाय को पाले।
देशी गाय को पाले। इसके लिए सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में, हर एक जिले, प्रदेश में 52 जिले हैं और हर एक जिले में 100 गांव चयनित किए जाएंगे जो कि प्राकृतिक खेती जहां पर प्रारंभ की जा सकेगी, है ना। 52 जिले जो हैं, हर एक जिलों के 100 गांवों को चयनित किया जाएगा जहां पर ऑर्गेनिक खेती को प्रारंभ किया जाएगा और हर एक किसान को एक देशी गाय पालने के लिए अनुदान भी सरकार की तरफ से यहां पर दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती का प्रारंभ 52 जिलों में, प्रत्येक जिले के 100 गांवों में इसका चयन किया गया, अर्थात 52 जिलों में 5200 गांवों में जो है प्राकृतिक खेती यहां पर की जाएगी। गौ पालन हेतु अनुदान, यहां पर गौ पालन हेतु यहां पर डोनेशन भी दिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में 5 अर्थात कुल 26,000 किसानों को, प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों को चयनित यहां पर किया गया है और उनको यहां पर अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के रूप में प्रदत्त राशि लगभग 900 करोड़ रुपए यहां पर डिसाइड की गई है सरकार की तरफ से, यहां पर याद रखिएगा। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है, एक ऐप भी तैयार किया गया है प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों को। अब यहां पर देखते हैं इस योजना के अंतर्गत कुछ और प्रावधान भी हैं, जैसे प्रशिक्षकों के रूप में कार्यरत मास्टर ट्रेनर को प्राकृतिक प्रेरक कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ट्रेनर आपको समझाने के लिए यहां पर अपॉइंट किया जाता है तो उनको प्राकृतिक प्रेरक कहा जाएगा। मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने पर प्रतिमाह 1000 रुपए में मानदेय के रूप में देगी सरकार। जो ट्रेनर का काम करने वाले हैं उनको जो है लोगों तक इसको बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने वाले जो प्रशिक्षक हैं, लोगों को प्राकृतिक खेती किस तरह से यहां पर करवाई जाए, इस तरह से अगर लोगों को सिखाने का जो काम करने वाले जो हमारे ट्रेनर, उनको सरकार की तरफ से मानदेय के रूप में 1000 रुपए के रूप में राशि यहां पर दी जाएगी। पंजीकृत कृषकों को मास्टर ट्रेनर एवं ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करना, है ना। प्रशिक्षण पर 400 रुपए प्रति कृषक प्रतिदिन का व्यय प्रावधानित भी यहां पर किया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं इन विभिन्न योजनाओं के द्वारा, और यहां पर इस तरह की योजनाएं आज हमने देखी। कल योजनाओं का एक और चरण हम आपके सामने लेकर आएंगे, कल्याणकारी योजनाओं का। आज हमने देखा मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का पार्ट 1, है ना, जहां पर हमने लगभग 10 से 12 योजनाओं को आपके सामने डिलीवर किया है ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको सरकार की यह योजनाएं समझ में आ सकें, है ना, जिससे आप जो है काफी बेहतर तरीके से एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर पाएं। इसके अंदर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए जो है निकल कर बाहर आएंगे, काफी डिटेल में हमको पढ़ना है। ये जो सीरीज है आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी काफी ज्यादा बेनिफिट साबित होगी। चलिए, कल एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा मध्य प्रदेश के कल्याणकारी योजनाओं का पार्ट 2 लेकर। तो कल एक बार फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, सीएमसी इंदौर एमपीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में। चलिए, मैं आपसे जो है विदा लेता हूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बेहतर प्रिपरेशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।